गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना बीए पार्ट 3rd ईयर अपना टॉपिक चल रहा था जॉन लॉक, समझौतावादी विचारक, या यूं कह सकते हैं संविदावादी यानी कॉन्टेक्ट संविदावादी विचारक। इनके प्रतिपादक कौन थे? हॉब्स, लॉक और रूसो। और अपना टॉपिक चल रहा था जॉन लॉक। इसमें हमने यानी पढ़ा कि समझौता किन परिस्थितियों का परिणाम था, मानव स्वभाव कैसा था, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, किन परिस्थितियों से तक आकर मनुष्य ने समझौता किया। यानी पॉइंट जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया वो सेम ही रहेंगे। यानी मानव स्वभाव को यानी लोग ने क्या बताया, बहुत ही यानी दयालु, क्षमावान, सहानुभूतिपूर्ण और स्वतंत्रता और मेलजोल से यानी एक दूसरे के साथ सहयोग की नीति अपनाते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। और प्राकृतिक अवस्था में उसे 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। यानी प्राकृतिक अवस्था में उसे ये 3 अधिकार प्राप्त थे। 3 अधिकारों के होने के बावजूद भी क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि मनुष्य में समझौते की आवश्यकता अनुभव हुई। यानी क्या है, पूर्ण रूप से यानी लागू करने के लिए क्या नहीं थी, व्यवस्थित रूप से कानून निर्माण करने वाली यानी संस्था नहीं थी। यानी हम कह सकते हैं कार्यपालिका नहीं थी और व्यवस्थापन विभाग और न्यायपालिका विभाग की कमी थी। यानी हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण करने वाली संस्था का अभाव था। यानी क्या है, जो निष्पक्ष रूप से कानून का निर्माण करे और उनको लागू करने वाली संस्था, और क्या है, सही ढंग से न्याय प्रदान करने वाली न्यायपालिका विभाग का अभाव था। यानी इन तीनों का अभाव होने के कारण मनुष्य को समझौते की आवश्यकता पड़ी। और क्या है, लोग का जो समझौता था वो 2 प्रकार का था। पहले समझौते द्वारा क्या है, समाज की स्थापना हुई, व्यक्ति सभी मिलकर क्या है, समाज का निर्माण करते हैं और समाज की सारी यानी व्यवस्था देखता है। यानी क्या है, लोग के समझौते में ये ध्यान रखना 2 समझौते हुए। पहला समझौता क्या था, सामाजिक था, जिससे व्यक्ति मिलकर संगठन के रूप में समाज का निर्माण करता है। और दूसरा समझौता क्या था, राजनीतिक था। यानी यूं कह सकते हैं राज्य रूपी संस्था का विकास हुआ। यानी क्या है, व्यक्ति से ही समाज और समाज से ही राज्य का विकास हुआ। और यह समझौता क्या है, यूं कह सकते हो यानी इस समझौते से राज्य का निर्माण हुआ, या यूं कह सकते हो शासन का निर्माण हुआ, या यूं कह सकते हैं व्यक्ति और व्यक्ति समूह के बीच में हुआ। व्यक्ति व व्यक्ति समूह के बीच समझौता हुआ। और ये समझौता क्या था, हमारा राजनीतिक। इस प्रकार लोग ने समझौते के लिए यानी उसने क्या कहा, 2 प्रकार के समझौते की बात की है, जिसमें पहला समझौता सामाजिक था और दूसरा समझौता क्या था, राजनीतिक था। और उसने क्या है, यानी समझौते में क्या है, व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार थे, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये क्या है, शासक को उसके जीवन में बनाए रखने हैं। संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या है, शासक की स्थापना की, यानी यूं कह सकते हैं संप्रभु की स्थापना की। और जो राजा है वो क्या है, व्यक्ति की इन स्वतंत्रता को बनाए रखेगा। यानी क्या है, आगे जाकर लोग ने यानी इस यानी राजा को या संप्रभु को क्या है, ट्रस्ट या संस्था का नाम भी दिया है।
ट्रस्ट या संस्था का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समझौते सिद्धांत में यानी समझौते को संस्था का नाम या ट्रस्ट का नाम किसने दिया है, तो आप क्या कहोगे, जॉन लॉक ने दिया है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे, यानी क्या है, व्यक्ति ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए समझौता किया। और दूसरा क्या है, समझौते में ये तीनों जो प्राकृतिक अधिकार है ये क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और जो शासक है वो क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति को बनाए रखने के प्रत्येक प्रयास करेगा। और अगर शासक व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता तो उसे शासक के यानी विरुद्ध जनता को क्रांति करने का अधिकार है। यानी क्या है, जनता के हितों की रक्षा के लिए शासक का निर्माण किया गया है। और लोग का जो शासक है या संप्रभु है वो निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो जनता की स्वतंत्रता को और संपत्ति की सुरक्षा को नहीं बनाए रख सकता तो उसे क्या है, शासक कहलाने का कोई हक नहीं है। जैसे कि लोक का कथन है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। यानी क्या है, लोक ने स्वयं कहा कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसमें प्रवेश करते हैं, राजनीतिक समाज में। राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। और अगर संप्रभु व्यक्ति की इस स्वतंत्रता का हनन करता है या उससे हटता है तो क्या है, जनता को उसके विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे कि व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त है जो उनकी सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक हितों को यदि ध्यान में रखते हुए करेगा। यानी शासक क्या है, समस्त समाज की इच्छाओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा। और यह मनुष्य को अधिकार होगा कि व्यक्ति समूह से राजनीति यानी शक्ति छीन ले और दूसरे ऐसे व्यक्ति समूह को दे दे जो समझौते की शर्तों के अनुकूल सार्वजनिक हित में यानी प्रयोग करे। यानी क्या है, जनता को यह अधिकार है कि अगर राजा है या शासक है या संप्रभु है वो व्यक्ति के यानी हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा तो जनता को यह अधिकार होता है कि उनको हितों की जो सार्वजनिक हितों की रक्षा कर सके ऐसे व्यक्ति को वो अपना शासक चुन ले। इसके साथ ही लोक के सामाजिक समझौते सिद्धांत की कुछ विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे, जिससे यानी ये समझौता सिद्धांत हमारे माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आगे है समझौता सिद्धांत की विशेषताएं। तो हम करेंगे लोक के समझौता सिद्धांत की विशेषताएं हैं। इतना हमने जो लोक के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, मानव स्वभाव कैसा था, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, किन परिस्थितियों से तंग आकर मनुष्य ने समझौते के लिए समझौता किया। और समझौते के पश्चात यानी समझौता क्या था, दो प्रकार का था, सामाजिक था और राजनीतिक था। तो आप तीनों विचारकों ने ये ध्यान रखोगे कि लोक का जो समझौता था वो दो प्रकार का था, एक तो सामाजिक जिससे समाज की स्थापना होती है, दूसरा राजनीतिक जिससे राज्य की स्थापना होती है। और इसके समझौते की यानी एक बड़ी विशेषता यह है कि इसके समझौते द्वारा शासक एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगा। यानी क्या है, समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करेगा। इस प्रकार इसकी कुछ विशेषताएं उभरकर हमारे सामने आती है। पहली है कि लोक के सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के समझौते होते हैं। यानी पहला हम कहेंगे कि दो प्रकार के समझौते, यानी पहला कौन सा था, सामाजिक था, दूसरा कौन सा था, राजनीतिक। यानी हम कह सकते हैं कि पहले समझौते द्वारा क्या है, समाज की स्थापना होती है, व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देते हैं। दूसरा क्या था, राजनीतिक था। राजनीतिक में क्या है, राज्य की उत्पत्ति होती है और यह व्यक्ति और व्यक्ति समूह के बीच में होता है। यानी क्या है, व्यक्ति अपने अधिकार एक ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हैं जो उनके यानी स्वतंत्रता और जीवन संपत्ति की सुरक्षा के लिए और उनकी समस्याओं को हल करने में सहायक हो और उनकी संपत्ति को बनाए रखने में भी सहायक हो। इस प्रकार यानी दो समझौते हुए, पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। और इस प्रकार शासक व शासित के मध्य शर्तें निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की गई। यानी क्या है, यानी दो प्रकार के समझौते द्वारा यानी शासक और शासित के मध्य क्या है, सरकार की स्थापना की गई जो जनता के हित में कार्य करेगा। और जनता के हित में जब वो यानी अगर अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है या जनता के हित में कार्य नहीं
संप्रभु चुन सकती है जो उनके हितों के लिए कार्य करे। इसमें क्या है, दूसरा ये बुनियादी कहते हैं सामाजिक था और दूसरा राजनीतिक। दूसरी इसकी क्या विशेषता उभरकर हमारे सामने आती है कि समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिकों के द्वारा अपनी प्राकृतिक अवस्था के अधिकारों का त्याग कर दिया जाता है। यानी क्या है, प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार प्राप्त थे, यानी हम कह सकते हैं कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। यानी समझौते की आवश्यकता क्यों हुई, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या है, कानून को यानी निष्पक्ष रूप से जनता के हित में बनाने वाला कोई नहीं था, लागू करने वाला नहीं था और निष्पक्ष न्याय के लिए कोई संस्था नहीं थी, तो समझौते की आवश्यकता पड़ी। इसके साथ ही अधिकारों का त्याग कर दिया जाता है, किंतु अधिकारों का यह त्याग इस शर्त पर किया जाता है कि समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हित का ध्यान रखकर किया जाएगा। यानी दूसरे में क्या है, यानी सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए समझौता यानी किया गया। यानी क्या है, प्राकृतिक अवस्था के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को यानी शासक अपने पास रख लेता है, लेकिन दूसरे हाथ से वो उसे प्रदान भी कर देता है। यानी क्या है, सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए यानी क्या है, वो जनता के हित में कार्य करेगा। तीसरी इसकी विशेषता बल्कि हमारे सामने आती है कि समझौते के आधार पर जिस संस्था या राज्य का निर्माण होता है वह मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम है। यानी क्या है, समझौते द्वारा, तीसरा हमारे सामने ये आती है विशेषता कि समझौते द्वारा जिस राज्य रूपी संस्था का उदय होता है, राज्य रूपी संस्था या यूं कह सकते हो ट्रस्ट, जो जनता के हित में कार्य करेगी, संस्था का निर्माण होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, मानवीय हित और केवल मानवीय हितों को ही ध्यान में रखना। इसके साथ ही हमारे आगे की विशेषताएं हैं, लोक के सिद्धांत में शासक भी क्या है, समझौते का एक पक्ष है और समझौते की शर्तें उस पर भी लागू होती है और समझौते का पालन आवश्यक होता है। इस प्रकार लोग एक निरंकुश राजतंत्र का नहीं बल्कि मर्यादित राजतंत्र का यानी प्रयोग करता है। चौथी विशेषता हमारे सामने उभर कर आती है कि निरंकुश राजतंत्र का नहीं बल्कि किसका समर्थन करता है, मर्यादित राजतंत्र, मर्यादित राजतंत्र। ठीक है, ये कॉम्पिटिशन में इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं कि लोग का जो समझौता है वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है या मर्यादित राजतंत्र का। तो आप ऐसे कहोगे कि यानी जॉन लॉक ने जो समझौता सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें क्या है, जो शासक है, जो संप्रभु है, जो राजा है, वो भी क्या है, समझौते का एक अंग है और वह समझौते की शर्तों का पालन करेगा। और क्या है, लोग ने अपने शासक को निरंकुश बॉक्स की तरह निरंकुश शक्तियां, ऐसी भी शक्तियां प्रदान नहीं की है, बल्कि क्या है, वह मर्यादित शक्तियों का ही पालन करेगा। यानी जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ही वो अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। अगर वो जनता के हित को ध्यान में नहीं रखता, उसके अधिकारों की स्वतंत्रता यानी को बनाए नहीं रख सकता, तो जनता को यह अधिकार है कि वो उसके विरुद्ध क्रांति कर दे और दूसरा कोई अपना ऐसा नेता चुन ले जो उनके हित के लिए कार्य करे। उसके आगे हम करेंगे कि लोक के सिद्धांत में राज्य और शासन में अंतर को स्वीकार किया गया है और शक्ति विभाजन के सिद्धांत का भी समर्थन करता है। यानी एक पॉइंट ये हमारे सामने उभर कर आता है कि शक्ति विभाजन सिद्धांत का समर्थन करता है। ये भी कॉम्पिटिशन में आ सकता है कि शक्ति विभाजन सिद्धांत का समर्थन कौन सा विद्वान करता है, जो समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो आप क्या कहोगे, जॉन लॉक। यानी क्या है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का समर्थक, यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का समर्थक है समझौता। और इसके साथ ही यानी वह स्वीकार करता है, इसके साथ ही मनुष्य के समझौते सहमति पर आधारित होते हैं और यदि सरकार निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में कार्य न करे तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता को उससे प्रच्युत करने का अधिकार है। यानी वही बात दोबारा आ गई,
जनता के मध्य हुआ है और जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए यानी राजा की उत्पत्ति की गई है। और इसके साथ ही लोग ने यानी अपने राजा को निरंकुश शक्तियां नहीं प्रदान की है, उसे मर्यादित रखा है। वो अगर अपनी मर्यादा से बाहर रहकर जनता के हित में कार्य नहीं करता तो जनता को यह अधिकार है कि वो उसके विरुद्ध क्रांति कर सके और अपना नया शासक चुन सके। इसके साथ ही यानी लोग ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है कि समाज को सदा ही ऐसी शक्ति प्राप्त होती रही है कि वह अपने को किसी के भी कुप्रयत्नों और कुचेष्टाओं से बचा सके, यानी कि वह दूसरों के अत्याचार से खुद को बचा सके। हमेशा से ही ऐसी प्रवृत्ति रही है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के विरुद्ध यानी जो कुचेष्टाएं करने की या निष्ठा करने की जो प्रयास करे तो उसे आत्मरक्षा के अधिकार के तहत यानी आक्रमण करते हैं और उसे हेतु वे समाज में सम्मिलित हुए। यानी हम कह सकते हैं कि यानी अगर शासक जनता के हितों की, स्वतंत्रता की, जीवन की और संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाता तो जनता को उसके विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार है। इसके साथ ही यानी आज हमने किया कि लोक का समझौता सिद्धांत और उसमें हमने बताया समझौते दो प्रकार के हुए, एक सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। और इसके साथ ही हमने समझौते सिद्धांत की विशेषताएं की, जिसमें हमने किया कि समझौता क्या था। एक पहला सामाजिक था जिसमें व्यक्तियों ने मिलकर समाज की स्थापना की और दूसरा राजनीतिक था जिसमें व्यक्ति समूह ने मिलकर राज्य की स्थापना की, यानी क्या है शासक की स्थापना की। और वो क्या है एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगा और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए यानी कार्य करेगा। और एक क्या है होप्स का जो लोक का जो राजा है या संप्रभु है या शासक है वो क्या है मर्यादित है, अमर्यादित नहीं है। दूसरा क्या है सामाजिक हित के लिए उसका आगमन हुआ है और जनता के हित को ध्यान में रखकर ही वह कार्य करेगा। अगर वह जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखेगा तो क्या है यानी उसे उसके पद से हटाया भी जा सकता है। इसके साथ ही हम आगे का अध्ययन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।